ड्रामे की शुरुआत छोटी शुयान से होती है जो कि अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसे कुछ लोगों की आने की आहट मिलती है जिसे सुनकर के वो काफी डर जाती है और एक अलमारी में जाकर के छुप जाती है। तभी वहाँ पर शुयान के फादर के साथ में उनकी मिस्ट्रेस भी वहाँ पर आती है जो कि उसके फादर से कहने लग जाती है कि इस औरत को हम मारने की न जाने कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पर पता नहीं इसकी सांसें अभी तक कैसे चल रही है, पर अब मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर छोटी शुयान डरी हुई सी सारी बातें सुन रही होती है जहाँ पे उनको निपटाने की कोशिश करने लगती है। तो शुयान के फादर कहते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, इससे हम फंस सकते हैं, पर पे उनकी एक बात नहीं मानती है और पाइप निकाल देती है और उन्हें मारने लगती है। जहाँ शुयान ये सब होते हुए अपनी आंखों में आंसू ले और अपना मुंह दबाए हुए देख रही होती है क्योंकि वो बहुत छोटी थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और इस तरीके से वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खो देती है। और अब हमें यहाँ से कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुयान अब बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी माँ की तस्वीर लिए हुए काफी रो रही होती है। जहाँ एक लड़की आकर के उससे कहती है कि आज आपके फादर आपकी शादी आपके स्टेप सिस्टर मिंजू की जगह एक ऐसे इंसान से करवा रहे हैं जो कि एक सिख पर्सन है, तो क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? तो शुयान कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ की मौत के सबूत इकट्ठा करने होंगे जिसके लिए मुझे इनकी सारी बात माननी पड़ेगी। और हाँ, एक बात और याद रखना कि किसी को भी ये बात पता न चले कि मेरी दिमागी हालत ठीक है। अब शुयान के फादर उसको अपनी बेटी की जगह चू फैमिली में ले जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुनिया की नजर में शुयान पागल थी, यानी कि उसकी दिमागी हालत एक 10 साल के बच्चे जितनी थी। जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी शादी यहीं पर हुई है, अगर तुम सबकी बात अच्छे से मानोगे तो तुम्हें रोज चॉकलेट खाने के लिए मिलेगा। तो कहती कि ठीक है और यहाँ पर वो सोचती कि इंसान की आंखों में जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है, ये फादर के नाम पर कलंक है। जहाँ अंदर जाने के बाद में चू फैमिली के दादाजी शुयान को देख करके गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अपनी इस पागल बेटी को हमारे चू फैमिली का बहू बनाने की बात कर रहे थे, आखिर ऐसा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। जिस पर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी शुयान बहुत ही सीधी और भोली भाली सी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके चू परिवार को वारिस देकर के आपकी विरासत आगे बढ़ाएगी। इतना कहकर के वो शुयान से कहते कि जाकर जल्दी से दादाजी से बात करो। जिस पर वो दादाजी के पास जाकर के कहती कि दादाजी मैं एक बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ, मुझे यहाँ से मत भगाइए। उसे देख करके दादाजी सोचते हैं कि भले ये थोड़ी सी मूर्ख है पर ये हमारे परिवार को तो वारिस दे ही सकती है क्योंकि मेरा पोता गंभीर रूप से बीमार है और उसका बेबी होना बहुत जरूरी है। और यही सोच करके वो कहते हैं कि ठीक है अब से ये यही रहेगी। तो वो कहता है कि पर जैसा कि आपने कहा था कि इस शादी के बदले आप मुझे 10 मिलियन देंगे तो उसका क्या। तो वो कहते हैं कि वो पैसे तुम्हारे घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये सुनकर के फू वहाँ से चला जाता है। अब शुयान को देख करके वहाँ की मेट आपस में बातें करने लगती कि इस घर की बहू को तो देखो कि पूरी की पूरी पागल है, पर क्या खूब जोड़ी है उन दोनों की, एक पागल तो दूसरा लंगड़ा और बीमार है। तभी वहाँ पर बटलर आकर के उन्हें डांटते हुए वहाँ से भगा देता है। तभी हम जीशेंग को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर होता है, जहाँ असिस्टेंट उससे कह रहा होता है कि हालांकि मैंने चमत्कारी डॉक्टर को आज तक नहीं देखा है पर जल्दी हम उनका अपॉइंटमेंट पा लेंगे, वही एक ऐसी डॉक्टर है जो कि आपको ठीक कर सकती है। जिस पर जीशेंग कहता है कि कहना तो आसान है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा पर ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं मरने से तो नहीं डरता हूँ पर डर सिर्फ इस बात का है कि मैं अपने माता पिता के हथियारों से बदला नहीं ले पाऊंगा। इतनी पर शुयान बकबक करती हुई वहाँ पर आ रही होती है और व्हील चेयर से टकरा करके जीशेंग के ऊपर ही गिर जाती है और उसे बहुत गौर से देखते हुए सोचने लगती है कि अब ये कौन है, लगता है कि इस परिवार का बीमार लड़का है। जहाँ असिस्टेंट कहता है कि क्या कर रही हो, कहीं तुम अंधी तो नहीं हो गई हो और अब क्या तुम बॉस के ऊपर बैठी रहोगी या फिर उठोगी भी। जिस पर वो माफी मांगती हुई जीशेंग की कलाई पकड़ करके उठने की कोशिश करती है। जहाँ उसे जीशेंग के नफ्स को टच करके पता चलता है कि इसे तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अगर इसका जल्दी इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुयान एक हिडन डॉक्टर थी। जहाँ वो फौरन से हर्ब से बना हुआ एक अरोमा पोटली उसे देती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से बहुत ही अच्छी खुशबू वाला पोटली बनाया है, अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वो मन में सोचती है कि तुम्हारी बीमारी को कम करने में तुम्हारी मदद करेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी को आसानी से मिल जाए, पर तुम लकी हो। जहाँ असिस्टेंट जीशेंग से कहता है कि पर बॉस आप किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे ही कोई भी सामान नहीं ले सकते हैं। ये सुनकर के शुयान गुस्सा हो जाती और कहती कि नहीं चाहिए तो मत लो, मेरा सामान मुझे वापस कर दो। पर जीशेंग कहता है कि मुझे तो ये प्यारा सा पोटली बहुत पसंद आया, मुझे इसे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है। तो शुयान कहती कि फिर मिलेंगे मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर के वो सोचती कि नेचर से तो ये काफी अच्छा इंसान लग रहा था। अब अंदर जाकर के शुयान नहा करके सोच रही होती कि अभी तक मेरा हस्बैंड रूम में क्यों नहीं आया, खैर मुझे क्या करना है, मैं तो चली सोने। पर तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो समझ जाती है कि किसी ने रूम में नशे वाला धूप जलाया है। पर तभी जीशेंग पीछे से आ जाता है जिसके ऊपर शुयान चक्कर खा करके गिर जाती है और यहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को देख करके शॉक्ड रह जाते हैं। जहाँ शुयान उससे पूछती है कि मिस्टर हैंडसम आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जीशेंग पूछता है कि क्या तुम्हें फू परिवार की तरफ से भेजी गई गर्ल हो। तो वो कहती है कि हाँ। इतना कहकर के वो बेहोश हो जाती है। पर तभी जीशेंग के फादर दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी हुई तो तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करना। ये सुनकर के जीशेंग काफी परेशान हो जाता है और हैंकी निकाल करके बहुत प्यार से शुयान का फेस पोंछता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करूंगा। जहाँ वो डॉक्टर को बुला करके
करके उन्हें दिखाता है तो बताते हैं कि इन्हें रेस्ट करने की जरूरत है, कुछ टाइम के बाद में ये अपने आप होश में आ जाएंगी। जहाँ जिशेंग उसकी पूरी रात अच्छे से देखभाल करता है और उसे मेडिसिन पिलाता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के बताता है कि हमें पता चला है कि वो बिना नाम की चमत्कारी डॉक्टर हमारी सिटी में आई हैं। तो जिशेंग कहता है कि जल्दी से उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो। तभी शुयान होश में आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है और वो यहाँ पर सोचती कि बिना नाम के डॉक्टर कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं। जब वो सुबह उठती है तो उसके पास में उसी लड़की की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक आदमी बहुत सारे पैसे दे रहा है। तो पूछती कि वो आदमी कौन है, तो लियू बताती है कि आपके हस्बैंड जिशेंग है। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि इसका मतलब कल रात वो दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। तो शुयान कहती कि ठीक है, कल दोपहर की अपॉइंटमेंट उनके साथ में फिक्स कर दो। जिसके बाद में शुयान जिशेंग को टहलाने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ पर जिशेंग की आंटी रोंग मिलती है जो कि शुयान से कहती कि बदतमीज लड़की, बड़ों के सामने कैसे आते, इतना भी तुम्हें नहीं पता है। तो कहती कि नमस्ते आंटी, जिस पर रोंग गुस्सा होकर कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझे आंटी कहने की, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ। तो पूछती कि फिर आपकी कितनी एज है। इस बात पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है। तो जिशेंग कहता है कि बिना मतलब कि यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है। जिस पर वो कहती कि मुझसे ये सब कहने से बेहतर यही है कि तुम अपनी वाइफ को कुछ तमीज सिखा लो। तो जिशेंग कहता है कि पर इससे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप में कितनी तमीज है, कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करती भी हैं या नहीं। ये सुनकर के वो और भी ज्यादा भड़क जाती हैं। तो उनका बेटा ली उनसे कहता है कि क्या माँ, इस कमजोर बीमार आदमी से बहस करके आप अपना टाइम बर्बाद कर रही है, गुस्सा होकर के भी क्या कर लेगा। जहाँ उसकी आंटी जिशेंग से कहती कि अच्छा चलो, यहाँ से जाने से पहले इन पेपर्स पर साइन करके कंपनी के सारे शेयर्स अपने अंकल के नाम कर दो। और रही बात तुम्हारी इस पागल वाइफ की, तो तुम्हारे मरने के बाद में इसे कंपनी के 3% शेयर तो मिल ही जाएंगे, पर इसे भी शेयर की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही पागल है, तो वो भी शेयर हमारे नाम कर दो। जहाँ ली भी जिशेंग को उसकी बीमारी के ऊपर कमेंट करते हुए कहता है कि तुम कब मर जाओगे इसका क्या भरोसा, तो बेहतर ये हो कि तुम फादर के नाम पर सब कुछ हैंड ओवर कर दो। उनकी ऐसी बातें सुन करके शुयान सोचती कि इस घर में भी भेड़ियों की कमी नहीं है, जो कि हद से ज्यादा लालची है। जहाँ वो दादाजी को देखती उनसे कहने लग जाती कि तुम दोनों गंदे लोग हो जो कि मेरे हैंडसम को बुली कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, इसके बदले भले ही मुझसे ये बॉक्स ले लो। पर जैसे ही रोंग उस बॉक्स को ओपन करती उसमें से मकड़ी निकलती है, जिसे देख करके वो चिल्ला देती है और गुस्सा होकर के शुयान को ढकेल देती है और उसे मारने के लिए हाथ भी उठा लेती है। पर दादाजी उन्हें ऐसा करता हुआ देख लेते हैं। दादाजी को देख करके तो माँ बेटी का खून ही सूख जाता है और वो दोनों फौरन से पीछे हट जाते हैं। जहाँ दादाजी कहते कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरी बहू पर हाथ उठाने की, तो रोंग कहती कि पर पापा ये लड़की पागल है, ये हर किसी के लिए ठीक नहीं है, मैं तो बस इसे टीच कर रही थी। तो कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ, अभी भी जो तुमने किया वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो जिशेंग से पूछते कि अभी भी यहाँ पर क्या चल रहा था। तो जिशेंग सोचता है कि इस मामले में मैं दादाजी को नहीं डाल सकता हूँ, वरना ये दोनों दादाजी की जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए वो बात को घुमा फिरा करके उनसे झूठ बोल देता है। शुयान को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर इसने झूठ क्यों बोला, और वो सोचती कि पर मैं किसी को क्यों अपनी आंखों के सामने बुली होता हुआ देखूं। और यही सोच करके वो दादाजी से बताते कि ये दोनों मिल करके जिशेंग की बीमारी को लेकर के उनका मजाक बना रहे थे। ये सुन करके तो दादाजी के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उनसे कहती कि आज के बाद से अगर तुम दोनों जिशेंग के आसपास भी मुझे नजर आए तो मैं तुम दोनों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम शुयान को देखते हैं जो कि फेस पर नकाब लगाए अपने डॉक्टर वाले फॉर्म में अपने हस्बैंड का इलाज करने के लिए जाती है। जहाँ वो बाहर खड़ी हुई जिशेंग की बातें सुनने लगती है। जहाँ जिशेंग कह रहा होता है कि अगर चमत्कारी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाई तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। तो असिस्टेंट कहता है कि पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो जिशेंग कहता है कि देखो मेरे मरने के बाद में तुम्हें शुयान को अच्छे से सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और प्यारी लड़की है। तुम उसके लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेना और जो भी शेयर्स है मैं सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। ये सुनकर के शुयान काफी इमोशनल हो जाती है और सोचती कि मैं आपको मरने नहीं दूंगी, और यही सोच करके वो अंदर जाती है। जिसे देख करके जिशेंग को ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो बहुत जाने पहचाने से उसे लग रही थी, पर फेस ना देखने की वजह से वो समझ नहीं पाता है कि वो तो शुयान ही है। तभी उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, जिस पर शुयान फौरन से उसे ट्रीटमेंट देना शुरू करती है, जिससे कि जिशेंग उठ जाता है और उल्टी कर देता है। तो शुयान कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये इनके शरीर से पॉइजन निकला है। ये सुन करके तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जिशेंग कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो शुयान कहती है कि सच कहूँ तो मैं आपको अभी क्योर नहीं कर पाई हूँ, पर जल्दी मैं आपको ठीक कर दूंगी। और यहाँ पर वो सोचने लगती है मैं सालों से इसी प्रॉब्लम के इलाज के लिए रिसर्च करती आ रही हूँ, पर आज फाइनली मेरी स्टडी और रिसर्च काम कर रही है, क्योंकि मेरी मदर को भी ऐसा ही कुछ दिया जा रहा था जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बद से बदतर हो गई थी। जिशेंग कहता है क्या सच में मैं ठीक हो सकता हूँ। जान ली उससे कहती कि दुनिया में ऐसी कोई भी पॉइजन नहीं है जिसका इलाज मैडम नहीं कर सकती है। ये सुनकर के तो वो काफी खुश हो जाता है, पर इनकी सारी बातें ली छुप करके बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है और सीधा जाकर के अपने फादर को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के तो उन्हें सदमा ही लग जाता है। जहाँ ली कहता है कि अब हमारी
हमारे इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अगर वो ठीक हो गया तो हमें विरासत भी नहीं मिलेगी। उसके फादर कहते कि अब मुझे रॉन्ग से कह करके जीशेंग को कुछ ऐसा देना होगा जिससे कि उसका तुरंत ही काम तमाम हो जाए, और वो सब मिल करके ऐसा कर भी देते हैं। जहाँ जीशेंग की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसे देख करके शुयान काफी शॉक्ड हो जाती है। जहाँ उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। तभी डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, पर अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर के तो दादाजी को सदमा लग जाता है, जिसे देख करके उनका बेटा उन्हें झूठी सांत्वना देने लगता है। पर शुयान कहती कि मेरे हैंडसम कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी नहीं मरेगा। मैं उनके लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जा रही हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में रॉन्ग ग्रैंडफादर से कहती है कि अब जैसा कि जीशिंग मरने वाला है, तो हम चू फैमिली के उत्तराधिकारी की पोजीशन यूं ही खाली नहीं रहने दे सकते हैं, तो क्यों ना आप ली कोई उत्तराधिकारी बना दे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। पर तभी वहाँ पर शुयान अपने डॉक्टर वाले फॉर्म में जीशिंग को लेकर के आ जाती है, और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि लियो ने ली को बात सुनते हुए देख लिया था और उसने जीशिंग को ये बात बता दी थी, जहाँ उन्हें पहले से ही अंदाजा लग गया था कि वो जीशिंग को मारने की कोशिश करेंगे। जीशिंग को देख करके तो रॉन्ग पागल हो जाती, पर दादाजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो जीशिंग कहता है कि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इन डॉक्टर की वजह से। ये सुनकर के वो उसे फौरन से थैंक्स करते हैं, जिस पर अंकल कहते हैं कि आप ऐसे किसी बाहरी व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक लालची औरत है जो कि हमारे चू परिवार को बेवकूफ बना रही है। जिस पर जीशिंग बताता है कि आज इस डॉक्टर की वजह से मुझे पता चला कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। तो दादाजी पूछते कि मैं समझा नहीं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर शुयान बताती कि आपका पोता बीमार नहीं है, बल्कि इसे सालों से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये सुनकर कि वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते कि इस मामले की मैं गंभीरता से जांच करूंगा, और जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कह करके वो घर जाकर के सारे नौकरों को बुलाते हैं और उन सभी से बात पूछते हैं, जिस पर रॉन्ग की भी हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसी ने ये सब किया था। जहाँ सभी नौकर दादाजी के सामने घुटने टेक करके उनसे कहने लग जाते हैं कि भला हम ये सब क्यों करेंगे, और सभी मिलकर के अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं। तभी रॉन्ग अपनी चाल चलती है और घर की हेड नौकरानी के ऊपर इल्जाम लगा देती है, जिस पर शुयान कहती है क्या आपके पास में कोई सबूत है इनके ऊपर इल्जाम लगाने का। तो दादाजी शुयान से कहती है क्या आपके पास अपराधी को पकड़ने के लिए कोई तरीका है। जिस पर शुयान एक शीशी निकालती है और कहती है कि इसकी एक गोली खाती ये किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम को एकदम वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसान झूठ नहीं बोल पाता है और उसके मुंह से सिर्फ सच ही निकलता है। ये सुनकर के तो रॉन्ग डर जाती है और तरह तरह की बातों में सबको उलझाने लगती है। जाली भी उस नौकरानी को डांटते हुए उसके करीब जाकर के उसे कहने लग जाता है कि अगर तुमने ये इल्जाम अपने सर पर नहीं लिया तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। ये सुनकर के वो ना चाहते हुए भी उन सभी के गुनाह को अपने सर पर ले लेती है। ये सुनकर के तो दादाजी भड़क जाते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, पर मुझे यहाँ से एक भी पैसे नहीं दिए गए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि आप क्यों झूठ बोल रही है, जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ी है बॉस ने आपको हमेशा ही दिया है। ये सब सुनकर के तो दादाजी फायर हो जाते हैं और अपने आदमी से कहते हैं कि इसे ऐसी गुनाहों की सजा अच्छे से मिलनी चाहिए। जिस पर गार्ड्स उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं, पर जीशिंग समझ जाता है कि उसके ऊपर दबाव डाला गया था। ये सब होने के बाद में शुयान जीशिंग के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को देते हुए दादाजी से कहती कि इसे अच्छे से फॉलो करिएगा, और बताती कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जीशिंग 3 दिन के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर के दादाजी काफी खुश होते हुए उसे थैंक यू करते हैं और कहते कि अगर जीशिंग चल पाए तो मैं 3 दिन के बाद में एक पार्टी रखूंगा जिसकी चीफ गेस्ट आप होंगे, तो आप जरूर आइएगा। तो शुयान कहती है कि ठीक है। इधर असिस्टेंट जीशिंग से कहता है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपने कुछ क्यों नहीं बोला। तो कहता है क्योंकि मेरी करंट टाइम की कंडीशन सही नहीं है, मैं व्हील चेयर पर हूँ, पर मैं जल्दी ठीक होने के बाद में इनसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो कि इन्होंने बेईमानी से हड़पा है। तभी वो पूछता है कि मैं तो इन सभी चक्कर में भूल ही गया था कि आखिर शुयान कहाँ है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो हॉस्पिटल से कह करके गई थी कि वो आपके लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जा रही हैं, जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर के तो जीशिंग काफी टेंशन में आ जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, तुम जानते हो ना कि उसका दिमाग बच्चों जैसा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई है। पर तब तक शुयान वहाँ पर आ जाती है और जीशिंग को टोकरी देने लगती है। तो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो बताती कि मैं पहाड़ों पर गई थी। उस टोकरी को देख करके असिस्टेंट कहता है कि पर ये तो जड़ी बूटी नहीं है बल्कि ये तो घास फूस है। जिस पर वो कहती है कि तुम चुप हो जाओ, ये जड़ी बूटी है जिससे कि मेरे मिस्टर हैंडसम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ये सुनकर के वो शांत हो जाता है। जब वो जीशिंग से कहती कि तुम कभी भी मत मरना, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इधर शुयान के फैमिली वालों को पता चलता है कि जीशिंग तो मरा ही नहीं बल्कि वो तो क्योर हो रहा है। ये सुनकर के वो काफी टेंशन में होते हैं। जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर मिंगजू कहती कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने चू फैमिली की बहू बनने का मौका खो दिया और मेरी जगह वो पागल चली गई। दूसरी तरफ हम जीशिंग के अंकल आंटी और ली को देखते हैं जो कि काफी परेशान होते हैं जीशिंग के बचने की वजह से, और वो सोच रहे होते कि अब तो जीशिंग मरा नहीं, इसका मतलब कि हमारे यहाँ से सब कुछ चला जाएगा। और वो इस बात से भी काफी हैरान होते हैं कि आखिर वो चमत्कारी डॉक्टर से कब मिल गया और उससे कब अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। जहाँ जीशिंग के अंकल कहते कि मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, जिस पर रॉन्ग कहती कि मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे उसे फिर से कुछ देना पड़ेगा। तो कहते कि अब तुम्हें कुछ
भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो 3 दिन की दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस हमें उस दवाई की जगह पर नकली दवाई ले जा करके रखना होगा, जिससे कि वो मर जाएगा और किसी के ऊपर शक भी नहीं होगा और सबको ये लगेगा कि दवाई फायदा नहीं किया। अब रात होते ही ली अपने प्लान के मुताबिक जा करके दवाई चेंज कर देता है, पर उसे ऐसा करता हुआ असिस्टेंट देख लेता है। अगली सुबह शुयान जीशेंग के साथ में बैठ करके पेंटिंग कर रही होती है और उसके साथ में खेल रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट वही दवाई लेकर के आता है और जीशेंग को पीने के लिए देता है, लेकिन उसकी खुशबू पा करके शुयान समझ जाती है कि ये तो उसकी दी हुई दवाई नहीं है। इसीलिए वो जीशेंग से जिद करने लगती है कि मुझे भी दवाई चखनी है। तो जीशेंग कहता है कि पर ये बहुत कड़वी है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती है और एक सिप लेकर के देखती है, जिससे कि उसे कंफर्म हो जाता है कि दवाई नकली है। वहीं हम ली को देखते हैं जो कि दूर से खड़ा होकर के जीशेंग को दवाई पीता हुआ देखता है और वो सोचता है कि अभी जल्दी ही मर जाएगा और इसे कोई भी नहीं बचा सकता है। जहाँ शुयान भी सोच रही होती कि अब मैं क्या करूँ, ये दवाई तो इफेक्टिव होगा ही नहीं क्योंकि ये तो नकली है, जिसकी वजह से जीशेंग की तबीयत काफी बिगड़ सकती है और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। भला मैं उसकी मदद कैसे करूँ? इसकी नजर में तो मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर वो सोचती है क्यों न मैं जीशेंग के लिए एक मेडिकल बात तैयार करूँ, जिससे कि नहा करके उसे रिलीफ मिलेगा। और यही सोच करके वो जीशेंग से कहती कि आपकी लिटिल स्वीट आपके लिए बात तैयार करना चाहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको उस बात से नहा करके रिलीफ मिलेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। ये सुनकर के वो फौरन से जा करके उसके लिए जड़ी बूटी से बात तैयार करने लगती है और सोचती है कि मिस्टर हैंडसम, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जीशेंग को लेकर के आता है और वो बात की हालत देख करके काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मैडम ने इस बात को पूरी तरीके से गंदा कर दिया है और उन्होंने इसमें घास फूस भर दिया है, मैं इसे अभी चेंज कर देता हूँ। तो जीशेंग कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर उसे ऐसा लगता है कि इससे नहा करके मुझे रिलीफ मिलेगा तो मैं इस घास फूस में भी नहाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो इतनी मेहनत से पहाड़ों पर चढ़ करके मेरे लिए ये सब लेकर के आई है। भला मैं अपनी इतनी प्यारी सी वाइफ को नाराज कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर के तो असिस्टेंट भी शॉक्ड रहता है और सोचता है कि लगता है कि बॉस पागल हो चुके हैं। इधर शुयान भी बाहर खड़ी उसकी बातें सुनकर के मुस्कुरा रही होती और वो सोचती कि मुझे कोई भी दुख नहीं है कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की और इतनी सारी जड़ी बूटी लेकर के आई, पर आपको तो ये घास लग रहा है। पर अफसोस की बात तो ये है कि अगर इसके साथ में मेरी दी गई मेडिसिन आप खाते तो जल्दी ही ठीक हो जाते। अब जैसे ही रात होता है तो असिस्टेंट जीशेंग को वो असली दवाई ला करके पिलाता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही शक था कि ली कुछ न कुछ तो जरूर करेगा, इसीलिए मैंने आपका दवाई पहले से ही वहाँ से हटा दिया था, जिससे कि वो चेंज करके चला गया। तो जीशेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उन्हें अपने सपनों की दुनिया में जीने दो और उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि जैसा वो चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बस पार्टी के दिन तक का इंतजार करो। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सामने अपने पैरों पर चल करके जाऊँ, जिससे कि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगे। इधर बेचारी शुयान की रातों की नींद उड़ जाती है और वो उठ करके सोचती कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे जल्दी जीशेंग के लिए दूसरी दवाई मंगवानी पड़ेगी, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ वरना उसकी जान को खतरा हो जाएगा। और यही सोच करके वो काफी परेशान होती है और अगले दिन जैसे तैसे करके वो दवाई मंगवा लेती है और किचन में जा करके नौकर से कहती कि मेरी पतंग कहीं पर फंस गई, प्लीज उसे निकाल दो। जहाँ वो नौकर मेडिसिन तैयार कर रहा होता है, पर वो उसकी जिद के आगे उसके लिए पतंग लेने के लिए चला जाता है। जहाँ मौका पा करके शुयान उसमें असली मेडिसिन मिला देती है और उसे चलाने लगती है, पर उसके आने से पहले वो वहाँ से हट जाती है। तो नौकर उसे उसका पतंग दे देता है, जिसे पाकर के वो काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर जब जीशेंग वो दवाई पीता है तो उसे शक हो जाता है कि ये दवाई तो कुछ अलग लग रही है, मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल रियल मेडिसिन जैसा लग रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि पर ये काम आखिर कौन कर सकता है, भला आपके बारे में इतना अच्छा कौन सोच सकता है। जिस पर जीशेंग उसे उस दवाई की टेस्टिंग करवाने के लिए कहता है। इधर असिस्टेंट को दवा का बाउल ले जाता हुआ देख करके शुयान काफी खुश हो जाती है और सोचती कि अब जल्दी जीशेंग ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर पे मिंगजू के साथ में आती है और शुयान को डांटते हुए कहती कि चलो मुझे जल्दी से नमस्ते करो। जिस पर मिंगजू कहती कि माँ क्या आप भी इस पागल से सब उम्मीद कर रही हैं, ये तो सही से बात तक नहीं कर पाती। और वो शुयान से कहती कि आज जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो वो सब सिर्फ मेरी वजह से है। तभी वहाँ पर पीछे से जीशेंग आता है और कहता है कि कौन है जो कि मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। उसे देख करके शुयान काफी खुश हो जाती है। जहाँ मिंगजू सोचती है कि लगता है कि ये बातें सारी अफवाह है कि जीशेंग अब ठीक हो रहा है, पर ये तो अभी भी बीमार और अपाहिज है। तभी पेई कहती कि हमें पता चला कि आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है, इसीलिए हम आपको देखने के लिए चले आए। जिस पर जीशेंग कहता है कि धन्यवाद, अब आप लोग घर वापस जा सकते हैं। जिस पर मिंगजू कहती कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, हम इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आए और आप हमें वापस जाने के लिए कह रहे हैं। जिस पर जीशेंग कहता है कि फिर आप क्या चाहती हैं कि मैं आपकी आरती उतारूं? आप लोग भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुयान के प्रति आप लोग का क्या व्यवहार रहा है। ये सुनकर के शुयान सोचती कि मैंने तो कभी भी अपनी फैमिली वालों की शिकायत इससे नहीं की है, फिर इसे ये बात कैसे पता चल गई। जहाँ बे कहती कि आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो यहाँ पर शुयान को परेशान करने नहीं बल्कि उससे मिलने के लिए आए थे। जिस पर जीशेंग कहता है कि अगर आपका मिलना हो गया हो तो हम यहाँ से चलते हैं। इतना कह करके वो शुयान को लेकर के अपने साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम पे और जीशेंग के अंकल को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। जहाँ पे कहती कि तुमने तो कहा था कि जीशेंग के मरने के बाद में शुयान को 3%
10% शेयर मिल जाएगा, पर वो तो अभी तक मरा ही नहीं। अगर मुझे शेयर्स नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वो कहते कि ये मत भूलो कि शुयान की मदर को मारने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, वो दवा दे करके, वरना तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाती और कानून की नजरों में भी आ जाती। और यहाँ पर शुयान उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब मामलों को लेकर के शुयान के स्टेप मदर और फादर और जीशेंग के अंकल और आंटी सभी मिले हुए थे, क्योंकि उनकी पुरानी दोस्ती थी। ये सब जान करके तो शुयान के अब गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो गुस्से से उठ करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वो जीशेंग से टकरा जाती है और दोनों एक साथ गिरते हैं, जहाँ एक बार फिर से उन दोनों का किस हो जाता है, जिस पर वो पीछे हटती है। लेकिन यहाँ पर जीशेंग काफी रोमांटिक मूड में आ जाता है, पर तब तक कबाब में हड्डी बने असिस्टेंट वहाँ पर टपक पड़ता है, जिसे देख करके शुयान शर्मा करके चिल्लाते हुए वहाँ से भाग खड़ी होती है। और यहाँ पर हम जीशेंग को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं। जीशेंग कहता है कि गजब की टाइमिंग है तुम्हारी एंट्री की। तो असिस्टेंट कहता है कि माफ करिएगा बॉस, मुझसे गलती हो गई। पर फिर वो उसे अपने पैरों पर खड़ा देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तो जीशेंग कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया है अभी उसका क्या करूँ मैं। तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो आपसे माफी मांग ली। और यहाँ पर वो उसे बताता है कि हमें उस दवाई का रिजल्ट मिल गया है, जिससे कि पता चला है कि वो मेडिसिन बिल्कुल चमत्कारी डॉक्टर के जैसा ही है। जिस पर जीशेंग कहता है कि पता करो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब नौकर वो मेडिसिन तैयार कर ही रहा होता है और कुछ देरी के लिए वहाँ से हटता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसमें असली दवाई डाल करके चलाने लगती है। इतने पर वहाँ पर जीशेंग असिस्टेंट के साथ में आ जाता है और उसे रोक करके पूछता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा है। तो बताते कि चमत्कारी डॉक्टर को आपकी बहुत ही ज्यादा चिंता थी, उन्हें शक था कि आपकी दवाई के साथ में छेड़छाड़ की गई होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जिस पर जीशेंग कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हो, फिर तुम डॉक्टर से कब मिल गई और तुम उन्हें कैसे जानती हो। तो वो कहती कि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी मिला तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने उसे क्यों जाने दिया। तो जीशेंग कहता है कि अगर ये सब डॉक्टर ने करवाया है तो हमें उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बुरा कभी भी नहीं चाहेंगी। इधर वो लड़की शुयान से आकर के बताती कि मैडम अब आपके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, मैंने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। तो वो कहती कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जीशेंग ये सब क्लियर करने के लिए शुयान को घर बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है। जिस पर वो कहती है क्योंकि मैं ऐसे क्रिटिकल केस को हैंडल करती हूँ जिसमें कि मरीज के दुश्मन जरूर होते हैं, वरना इतनी जानलेवा चीज फैमिली का कोई किसी को क्यों देगा। और मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं नहीं चाहती हूँ कोई ये कहे कि मेरा ट्रीटमेंट फेल हो गया, इसीलिए मैंने ये सब किया है। जीशेंग उसकी बात सुन करके कहता है कि आप ठीक कह रही हैं और उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। अब 3 दिन बीत जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर पार्टी रखते हैं और जीशेंग के रूम के बाहर खड़े होकर के उससे पूछ रहे होते कि बेटा क्या तुम ठीक हो ना, क्या तुम चल पा रहे हो, क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली है। अगर कोई परेशानी है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं, अगर तुम कहोगे तो मैं पार्टी भी कैंसिल कर दूंगा। तो जीशेंग कहता है कि पार्टी कैंसिल करना सही नहीं है, आप चलिए, मैं कोशिश करके वहाँ पर जल्दी से पहुँचता हूँ। जिस पर दादाजी उसकी बात मान करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट गेट खोल करके बाहर आता है, जिसे देख करके शुयान चिल्लाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि मेरा हैंडसम कहाँ है। तो असिस्टेंट कहता है कि प्लीज चिल्लाओ मत। इतना कह करके वो शुयान की पार्टी में जाने के लिए गहने कपड़े और सैंडल मंगवाता है, जिसे देख करके शुयान भी शॉक हो जाती है। अब इधर पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे होते कि हमने सुना है कि प्रेसिडेंट जीशेंग की हेल्थ एक चमत्कारी डॉक्टर ने सही कर दी है। ये सब सुनकर के शुयान के फादर कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो ठीक कैसे हो गया। तो पेई कहती कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अभी भी व्हील चेयर पर ही था। अच्छा हुआ कि जो मेरी बेटी ने उससे शादी नहीं किया। तभी वहाँ पर शुयान की एंट्री होती है, जिसे पार्टी में मौजूद सारे लोग देखते ही रह जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि भले ही थोड़ी सी पागल है पर मिंगजू से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सब सुन करके तो मिंगजू को आग लग रही होती है और वो उसके पास जाकर के उसके पागलपन का मजाक बना करके उसे भरी पार्टी में सबके सामने जलील करने लगती है, जिसे सुनकर के वहाँ पर खड़े शेयर शोल्डर दादाजी से कहने लग जाते कि एक तो आपका पोता व्हील चेयर पर है, ऊपर से आपने उसकी शादी एक पागल लड़की से करा रखी है। अब हमें नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी कंपनी संभाल सकता है। जिस पर शुयान के फादर कहते कि पर इनका दूसरा पोता ली तो इस काबिल है जो कि कंपनी को संभाल सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अभी इन्हीं सब चीजों को लेकर के वहाँ पर बहस चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर जीशेंग की एंट्री होती है, जिसे देख करके सारे दुश्मन सदमे में चले जाते हैं, जहाँ दादाजी उसे अपने पैरों पर खड़ा देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जीशेंग असिस्टेंट से कहता है कि मेरी लिटिल स्वीट को खाना खिलाओ ले जा करके, जिस पर असिस्टेंट उसे लेकर के चला जाता है। उनके जाने के बाद में वो अपने अंकल से पूछता है कि लगता है कि आप मुझे देख करके खुश नहीं हुए। तो अंकल कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम तो इतनी खुश है कि खुशी के मारे मरे जा रहे हैं। तो कहता है कि अब से आप बिल्कुल फ्री हैं कंपनी के हर एक काम से, क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो अब से आपको वहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर ली कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरे फादर ने कंपनी को इतने साल दिए और अब तुम उन्हें निकालने की बात कर रहे हो। आखिर तुमने इतने सालों में कंपनी
कंपनी के लिए किया ही क्या है। ये सुनकर के शेयर होल्डर भी जीसिंग के खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शुयान डॉक्टर वाले फॉर्म में आती है, जो कि आज की पार्टी की चीफ गेस्ट है, जिसके तुरंत बाद एक बड़े बिजनेसमैन जेम्स की तरफ से जीसिंग के ठीक होने की खुशी में वो उसे बहुत सारे गिफ्ट भेजता है और साथ ही एक मैसेज भेजता है कि वो जीसिंग की कंपनी के साथ में काम करने के लिए तैयार है। ये सब देख करके तो सभी का मुंह बंद हो जाता है और मिंगजू ये देख करके पागल हो जाती कि उसके हाथ से जीसिंग निकल गया और यही सोच करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर शुयान भी जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग रही होती है, क्योंकि उसे जल्दी अपना हुलिया बदल करके वापस जो आना था। पर तभी जीसिंग उसे पीछे से रोक करके उसके पास आकर के उसे थैंक यू कहने लगता है, तो वो कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो मुड़ती है तो जीसिंग उससे पूछता है कि जेम्स के आदमी तो आपके साथ ही आए थे, मैं ना ही जेम्स को जानता हूँ, ना ही उसे कभी बात की और ना ही वो मेरा फ्रेंड है, फिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? तो कहती कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो अपनी ड्रेस में फंस करके गिरने ही वाली होती है, पर तब तक उसे जीसिंग पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी फ्रेग्रेंस को पहचान जाता है, क्योंकि वो परफ्यूम उसने खुद असिस्टेंट के हाथों शुयान के लिए भिजवाया था, जिसे शुयान ने लगाया था। और वो उससे पूछता है कि आपकी फ्रेग्रेंस मेरी वाइफ की तरह क्यों है। ये सुनकर के वो काफी घबरा जाती है और वो कहती है कि ये बस एक महज एक इत्तेफाक हो सकता है। तो कहता है कि पर जो परफ्यूम मैंने अपनी वाइफ को दिया था वो न्यू लॉन्च हुआ है, जो कि सिर्फ मेरे पास है। जिस पर वो कहती कि इस तरीके की चीजों की रेप्लिका भी तो बनती है और वैसे भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। अब जीसिंग जैसे ही घर आता है तो वो शुयान को पतंग उड़ाता हुआ पाता है और वो उससे पूछता है कि तुम पार्टी से वापस क्यों चली आई। तो कहती है क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को देख करके काफी डर गई थी, इसलिए मैं वापस आ गई। क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो कहता है कि भला मैं अपनी लिटिल स्वीट से क्यों नाराज रहूंगा। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उसी नौकर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही शुयान को घर वापस लेकर के आए थे। तो बताता है कि मैडम भीड़ को देख करके काफी पैनिक हो गई थी और बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैं उन्हें घर वापस लेकर के आ गया था। तो जीसिंग कहता है कि तुम सच कह रहे हो ना। तो वो कहता है कि भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके जाने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि शुयान के पास की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और साथ ही कुछ जानकारी उस नामलेस डॉक्टर की भी निकालो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि आपको शक है कि डॉक्टर शुयान एक ही लड़की है। तो वो कहता है कि हम पहले से ऐसा नहीं कह सकते हैं, हमें इसके लिए सबूत चाहिए, इसीलिए सारी बातों का पता लगाओ। इधर उस नौकर के अकाउंट में झूठ बोलने के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम शुयान की फैमिली को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से बौखलाई हुई होती है कि उस पागल को उन्होंने मिंगजू की जगह दे दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जीशिंग कभी ठीक भी हो पाएगा। तभी उनके पास में जीशिंग के अंकल की कॉल आती है और यहाँ पर सभी मिलकर के मिंगजू को चू परिवार में ले जाने का प्लान बनाते हैं। जिस पर शुयान के फादर कहते कि पर ये तरीका ठीक नहीं रहेगा। जिस पर पेई कहती कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पागल जीशिंग की पहली पत्नी है, पर हमारी मिंगजू उसकी मिस्ट्रेस तो बनी सकती है। बाद में उस पागल लड़की को मार करके जीशिंग की पत्नी तो बनी जाएगी। और इसी प्लान के मुताबिक वो चू फैमिली में जा करके दादाजी के सामने सारी बातें कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने जानबूझकर के मिंगजू की जगह शुयान को रिप्लेस किया था। पर अब मिंगजू चू परिवार की बहू बनना चाहती है, लेकिन इस बात पर दादाजी बहुत बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और साफ इनकार कर देते हैं। और यहाँ पर शुयान इनकी सारी बातें ऊपर खड़ी होकर के सुन रही होती है। जिस पर पेई कहती कि हमारी मिंगजू थोड़ी सी बीमार थी, इसीलिए वो ये शादी नहीं कर पाई। पर जरा सोचिए कि शुयान पूरी तरीके से पागल है और आपका पोता अब ठीक हो गया है, भला उस पागल लड़की के साथ में आपके पोते का क्या फ्यूचर रह जाएगा। जिस पर जीशिंग के अंकल भी दादाजी से कहने लग जाते हैं कि पूरी जिंदगी का सवाल है, वो हमें अपनी सही सलामत दूसरी बेटी भी देने के लिए तैयार है, तो इसमें गलत क्या है। ये सुनकर के दादाजी कुछ सोचने लग जाते हैं और जीशिंग से पूछते कि इसमें तुम्हारा क्या विचार है। जिस पर जीशिंग कहता है कि मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर के तो दादाजी शॉक्ड हो जाते हैं और शुयान का तो खून ही खोल जाता है और गुस्से से वहाँ से चली जाती। जिसके बाद मिंगजू नाइट में रेड ड्रेस पहन करके तैयार हो जाती है, जहाँ शुयान को देख करके उसका मूड काफी खराब हो जाता है। तो शुयान कहती कि मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने जाना है। जिस पर मिंगजू कहती कि जल्दी ही पूरा घर मेरा होगा, जिसमें कि तुम्हारा कोई भी रूम नहीं होगा, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें इस घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दूंगी। तो कहती कि चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ये रूम मेरा और हैंडसम का है। ये सुनकर के वो भड़क जाती और उसे धक्का मार देती है, लेकिन जीशिंग उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर शुयान कहती कि इसने मुझे ढकेला, ये बहुत ही गंदी लड़की है, क्या आप मेरे साथ सोने चलेंगे, क्योंकि आपकी स्वीट नहीं चाहती कि आप किसी और के साथ में रहें। जिस पर जीशिंग मिंगजू से कहता है कि तुम्हें ये फैसला करने का अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। तो वो कहती कि मैं तो बस आपके साथ में रहना चाहती थी। तभी शुयान कहने लग जाती कि चलिए ना मेरे साथ मेरे रूम में। जिस पर वो उससे कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर के तो मिंगजू काफी इतराने लगती है और कहती कि फिर इसका मतलब तो यही कि हम साथ में सोएंगे। जिस पर वो उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से शुयान को काफी ज्यादा जेलस फील होता है, क्योंकि वो जीशिंग को चाहने लगी थी और वो उसे किसी और के साथ में बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। और यहाँ पर वो लियू को कॉल करके कहती कि मैं बिना मतलब ही अपने रास्ते से भटक गई थी और जीशिंग के लिए अपने दिल में फीलिंग पैदा कर बैठी। पर अब जब मुझे पता चल गया है कि उसका अंकल ही मेरा दुश्मन है, तो मैं बस उसे बर्बाद करने के टारगेट पर ही काम करूंगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट जीशिंग से कहता है कि इस वक्त आपकी डॉक्टर साहिबा काफी गुस्से में होंगी, आखिर आप उन्हें अपनी फीलिंग क्यों नहीं बता देते, उल्टा आप मिंगजू को लेकर के उन्हें जेलस फील करवा रहे हैं। तो जीशिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो जेलस फील करे, तभी तो वो अपने दिल की बात मुझसे कहेगी। वैसे मैंने जो तुम्हें पता करने के लिए कहा
था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? जिस पर असिस्टेंट उसे बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही था। जिस दिन शुयान गांव से जियांगजिंग आई थी उसी दिन डॉक्टर के आने की खबर मुझे मिली थी, पर वो डॉक्टर कहाँ रहती है और कौन है हम इस बारे में पता नहीं कर पाए हैं। और रही बात शुयान के पास्ट की, तो उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। उनकी माँ के मरने के बाद में उसके फादर अपनी मिस्ट्रेस पे और अपनी नाजायज बेटी मिंगजू को घर ले आए, जो कि मिलकर के शुयान को इस हद तक बुली की कि वो बीमार पड़ गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुकी है और इस तरीके से वो पागल हो गई। ये सुनकर के उसके फादर उन्हें उनकी दादी के पास में गाँव छोड़ा है और फिर सालों के बाद में उन्हें आपसे शादी करवाने के लिए गाँव से वापस से यहाँ पर लाया गया। ये सब सुनकर के जिशिंग सोचता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शुयान की दादी माँ ने उसे ठीक कर दिया हो और वो यहाँ पर ठीक होकर के वापस आई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि शुयान ने अपनी दादी के पास रह करके इलाज करने का स्किल सीखा हो। जहाँ असिस्टेंट कहता है कि एक और बहुत ही अजीब बात पता चली कि जैसा आपकी बीमारी का सिम्टम्स है ठीक वैसे ही शुयान की मदर का भी था। ये सुनकर के तो जिशिंग काफी शॉक्ड रह जाता है। इधर लियो कॉल करके शुयान को बता देती है कि आपके पास्ट के बारे में जिशिंग छानबीन करवा रहा है। तो कहती कि उसे जो भी करना है कहने दो, बस थोड़ा सा सावधान रहना और इस बात का ध्यान रखना कि ये बात मेरी फैमिली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब अगली सुबह मिंगजू जिशिंग को अपने हाथों से खाना बना करके इम्प्रेस करने लगती है, पर ये सब देख करके तो शुयान का खून ही खोल रहा होता है, जिसे देख करके मिंगजू से और भी ज्यादा जेलस फील करवाने लगती है। जिस पर शुयान टेबल पर आती है और खुश होने का नाटक करने लगती है, जहाँ वो उसके प्लेट से एक बाल निकाल करके कहती है क्या तुम खाने के साथ में बाल भी पकाती हो? ये देख करके मिंगजू उसका जल्दी से मुंह बंद कराती है क्योंकि यहाँ पर उसे घोर बेइज्जती होती है। अब शुयान इतनी ज्यादा जेलस हो जाती है कि वो कहती कि अब मैं इस बुढ़िया को जिशिंग के बाथटब में मिला दूंगी, जिससे कि उसे खूब गुदगुदी होगी और वो हंसते हंसते पागल हो जाएगा। इतना कह करके वो उसे बात में डाल देती है। अब जिशिंग जैसे ही बात लेने के लिए आता है, जहाँ शुयान भी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर के उसका आवाज आने का इंतजार कर रही होती है, पर जब उसे बहुत देरी तक कोई भी हलचल नहीं मिलती है तो वो सोचती है कहीं मैंने गलत दवाई तो नहीं मिला दी, और यही सोच करके वो फौरन से गेट खोलती है और सामने खड़े जिशिंग से टकरा जाती है, क्योंकि जिशिंग भी समझ गया था कि वो जरूर कुछ करने वाली थी। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रही थी मेरी स्वीट डॉक्टर, जिस पर वो कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। जिस पर जिशिंग उससे कहता है कि आज तो मेरे साथ ही क्यों नहीं नहा लेती हूँ। इतना कह करके उसे टब तक उठा करके ले जाता है। तभी वहाँ पर मिंगजू आ जाती है और शुयान से कहने लग जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की जो कि तुम मेरे जिशिंग को सीड्यूस कर रही हो। इतना कह करके वो उसके ऊपर हाथ उठा लेती है, पर जिशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। तो वो कहती कि आखिर आप इस पागल लड़की को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? जिस पर वो कहता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो कि वो पागल लड़की मेरी वाइफ है। दूसरी बात ये कि तुम ऐसे ही अपनी बहन को बुली करती रहती हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि दूसरों को बुली करती हैं। तो बेहतर ये होगा कि तुम अपनी हरकतों को बदल लो या फिर ये घर छोड़ करके चली जाओ। ये सुन करके तो मिंगजू को आग ही लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शुयान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जिशिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम बहुत जल्दी में हो। इतना कह करके वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर शुयान वहाँ से भाग खड़ी होती है और बाहर आकर के सोचती कि आज तो मैं पकड़ी ही गई थी। इधर ली भी मिंगजू से मिलता है और उससे कहता है कि लगता है कि इतनी प्लानिंग के बाद भी जिशिंग तुम्हारे झांसे में नहीं फंसा, पर तुम निराश मत हो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस परिवार की बहू बनो। और यहाँ पर रास्ते से जाते वक्त शुयान भी इनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ ली मिंगजू से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ये लो बुढ़िया और जिशिंग के खाने में मिला देना और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेना। इधर जिशिंग भी इनकी सारी बातें छुप करके सुन लेता है। दूसरी तरफ हम ली और उसके फादर मदर को देखते हैं, जो कि काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मिंगजू को जो दिया था वो कोई नशा नहीं था बल्कि खतरनाक चीज थी, जिससे कि जिशिंग का टिकट कट जाता। और यहाँ पर उन्होंने मिंगजू को बेवकूफ बना करके उसका यूज किया था ताकि वो फंस जाए, पर उन्हें क्या पता था कि शुयान ने टेबल पर कैमरा लगा रखा है जिसके जरिए वो उनकी लाइव बातें सुन पा रही थी। और यहाँ पर वो सोचती है क्या मिंगजू को ये बात पता है कि वो जिशिंग को क्या देने वाली है, पर आखिर मैं जिशिंग को लेकर के इतनी परेशान क्यों हूँ? क्या मैंने पिछले जन्म में उसका कर्जा खाया था? इधर अपने प्लान के मुताबिक मिंगजू उस बुढ़िया को ले जाकर के खाने में मिला देती, जिसे जिशिंग देख लेता है, पर जैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है शुयान वहाँ पर आकर के किचन में सब कुछ सही करके वहाँ से चली जाती है और ये सारा तमाशा जिशिंग देख रहा होता है। अब डिनर टाइम पर मिंगजू से बहुत प्यार से सूप पीने के लिए देती है, जिसे वो पी जाता है क्योंकि उसे शुयान पर पूरा यकीन था कि उसने सब कुछ सही कर दिया होगा और सूप में कुछ भी नहीं होगा। ये देख करके उसके दुश्मन भी काफी खुश हो जाते हैं। शुयान भी जाते वक्त सोचती है कि ये लड़का कितना बददिमाग है, किसी का भी दिया वो कुछ भी खा पी जाता है, आखिर मैं इसे कितनी बार बचाऊं। और यहाँ पर वो जिशिंग के रूम से आती आवाज को सुन करके वहाँ खड़ी होकर के सुनने लगती है। इतने पर तो उसे अंदर खींच लेता है और उसे बिठा करके पूछता है कि आखिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? तो वो कहती कि आपको ये सब कैसे पता चला? लेकिन इतने पर वो उसे किस कर लेता है, जहाँ उसे पूछती कि आपने सब कुछ देख लिया था ना कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था? तो जिशिंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे घर में कितने दुश्मन है, पर तुम्हारी आंखों से तुम्हारी सच्चाई झलकती है कि तुम एक बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल हो। इतना कह करके वो उसे उठा करके रूम में ले जाता है और यहाँ पर वो उसे बता देता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। ये सुन करके वो उससे अपने झूठ के लिए माफी मांगने
लगने लगती है। तो जीशेंग कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने बीते सालों में कितना दर्द सहा है। इतना कह करके वो उसकी फोरहेड पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उसे रोक करके कहती कि पहले ये बताए कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि मिंगजू आपको क्या देने वाली थी, वो कोई नशा नहीं था। जिस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ, बस तुम्हारी मूर्ख बहन नहीं जानती थी कि जो कि उधर बेहोश पड़ी है। ये देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ। इधर रोंग जीशेंग के मरने का वेट कर रही होती है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती और यहाँ पर जीशेंग नाटक करने लगता है। जहाँ दादाजी मिंगजू से कहते कि तुमने ही खाना बनाया था, तो बताओ जल्दी से कि तुमने उसमें क्या मिलाया था। तो वो कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ चमत्कारी डॉक्टर को बुलाया जाता है तो अब नकाब में लियू आती और बताती कि मैंने तो इन्हें ठीक कर दिया था, पर फिर से किसी ने इन्हें वही चीज दे दी जिसे खा करके इनकी हालत काफी खराब हो गई है। जहाँ रोंग मिंगजू के ऊपर सारा टिकरा फोड़ देती है। मिंगजू को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जहाँ वो कहती कि ली ने मुझसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था, पर मैं नहीं जानती थी कि आखिर वो मुझे क्या मिलाने के लिए दिया है, पर उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। जहाँ दादाजी उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कह देते हैं, जिस पर गार्ड्स उसे पकड़ करके ले जाते हैं। दादाजी डॉक्टर से कहते कि प्लीज आप कुछ करिए, प्लीज मेरे पोते को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहती कि ठीक है, मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, पर आप लोग सभी बाहर चले जाइए। जिस पर पेई कहती कि पर मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो वो कहती कि बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी यहाँ पर रह सकती है। जिस पर दादाजी सबको लेकर के बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही जीशेंग उठ जाता है और शुयान को बताता है कि न केवल इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, बल्कि इन्होंने मेरे माता पिता को भी मारा था। तो वो कहती कि पर उनके खिलाफ हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। जिस पर वो उससे कहता है कि जैसे तुम अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए तड़प रही हो, वैसे मैं भी तड़प रहा हूँ। तो वो कहती कि आप मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हैं, क्या आपको ये बात पता है कि सभी के सभी मेरी माँ की मौत में शामिल थे। इधर लियू बाहर जाकर के बताती कि मैंने उन्हें बचा लिया है, लेकिन अब वो होश में कब आएंगे इस बात को कोई भी नहीं जानता है। जिस पर दादाजी कहते कि आपने इतना किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मिंगजू के फादर और मदर जीशेंग के अंकल के पास पहुंचते हैं और कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी बेटी को झूठे केस में फंसाने की। ये मत भूलो मेरे पास में वो सारे सबूत हैं जब तुमने जीशेंग के माता पिता को मारा था, इसीलिए मैं तुम्हें जेल भिजवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर के वो उन्हें बिठा करके शेयर का लालच देकर के समझाने लगती कि जीशेंग के मरने के बाद में सब कुछ मेरा हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें 3 की जगह 5% शेयर दूंगा। और रही मिंगजू की बात, तो मैं अच्छे से लॉयर को ढूंढ करके उसे जेल से बाहर निकलवा लूंगा, जिसके बाद में उसकी शादी ली से करवा दूंगा। ये सुनकर के वो दोनों शांत हो जाते हैं। जिस पर पेई कहती है अगर तुम अपनी बातों से मुकरे तो अच्छा नहीं होगा। इतना कह करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में अंकल कहते कि मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों न पड़े। इधर रास्ते में फू पेई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सच कह रहा था, क्योंकि हम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो 1 नंबर उनका लालची आदमी है। जिस पर वो कहती कि उसे अपनी बात पूरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में उसके खिलाफ सारे सबूत जो है। जिस पर फू वही ड्राइव निकालता है जिसमें कि अंकल के खिलाफ सारे सबूत थे। पर तब तक तो जीशेंग के अंकल उन दोनों का एक्सीडेंट करवा देते हैं। जहाँ शुयान के पास कॉल जाता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ ली उसे बताती है कि इनका बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है, पर किस्मत से पेई और आपके फादर बच गए। पर ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि अंकल ने ही करवाया है। ये सुनकर के वो अंदर अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो वही ड्राइव उनके हाथ में पाती है जिसमें कि सारे सबूत थे। इधर दादाजी जीशेंग की चिंता में काफी बीमार पड़ जाते हैं और अपने बेटे और बहू पर बहुत बुरी तरीके से भड़के हुए होते हैं, क्योंकि वो फिर से उनकी विरासत और प्रॉपर्टी की मांग कर रहे थे। जिससे गुस्सा होकर के वो उन सभी को रूम से बाहर भगा देते हैं। जहाँ बाहर आकर के रोंग कहती कि अब लगता है कि इस बुढ़ी का भी काम तमाम करना पड़ेगा। पर इनकी सारी बातें असिस्टेंट सुन लेता है और फौरन से जाकर के जीशेंग को सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब बॉस हमें जल्दी पुलिस को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो शुयान कहती कि हम अपने प्लान से सिर्फ 1 कदम पीछे हैं, हमें उन्हें सबके सामने एक्सपोज करना होगा। तो जीशेंग कहता है कि पर दादाजी को अब हमें सब कुछ बता देना चाहिए। तो वो कहती कि ठीक है। जहाँ शुयान उनके रूम में जाकर के उन्हें ये बता देती कि आज आपको वो लोग मारने का प्लान बना रहे हैं। अब अंकल और आंटी दादाजी के लिए वो खतरनाक चाय लेकर के पहुंचते हैं और उन्हें बटर मक्खन लगाते हुए चाय पीने के लिए देते हुए उनसे माफी मांगने लगते हैं। जिस पर दादाजी भी नाटक करते हुए कहते कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कह करके वो उस चाय की एक सिप पी लेते हैं, पर उनके जाते वो चाय को स्पिट कर देते हैं। तभी वहाँ पर शुयान आती है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने घर में आस्तीन का सांप पाल रखा है, पर बेटा आज तुमने मुझे बचा लिया। फिर वो कहती कि तुम नॉर्मल क्यों लग रही हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम पागल नहीं हो। तो बताती कि दादाजी आपका पोता भी एकदम ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ होने ही नहीं दिया और जो डॉक्टर उनका इलाज कर रही थी वो नामलेस डॉक्टर मैं ही हूँ। ये सुनकर के तो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। जहाँ वो उन्हें जीशेंग के पास ले जाती है। अपने पोते को सही सलामत पाकर के वो काफी खुश हो जाते हैं। तो जीशेंग भी उनसे अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगता है। तो वो कहते कि ये सब मेरी गलती है, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और वो इतना कुछ तुम्हारे साथ में करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार डाला। तो जीशेंग कहता है कि दादाजी खुद को ब्लेम करना बंद करिए,
करिए क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता नहीं था। पर दादाजी आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। मैं उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर के आऊंगा और उन्हें उनके गुनाहों की सजा भी दिलवाऊंगा। अब अगले दिन जीशेंग के अंकल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जहाँ वो मीडिया वालों के सामने बता देते हैं कि अब हमारे घर में सिर्फ मेरा बेटा ली ही बचा है जो कि चू फैमिली का उत्तराधिकारी बन सकता है, क्योंकि मेरे फादर भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। और रही बात जीशेंग की, तो वो कोमा में, उसकी जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है, तो अब से चू ग्रुप हमारा बेटा ही संभालेगा। इतने पर तो वहाँ पर दादाजी के साथ में जीशेंग की एंट्री होती है, जिसे देख करके उन सभी के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। जहाँ दादाजी गुस्से से अंकल को गाली देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो तुम मुझे जहरीली चाय पिला करके मारने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करने में। आज मुझे तुम्हें बेटा कहने में शर्म आ रही है। ऊपर से तुमने जीशेंग को भी मारने की कोशिश की, जिस पर वो कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, भला मैं ये सब क्यों करूंगा। तो पेई कहती कि इनके पास में कोई सबूत है क्या जो कि हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जिस पर जीशेंग कहता है कि हाँ मेरे पास में सबूत है। इतना कह करके वो सभी के मोबाइल पर उनकी साजिश वाली वीडियो भेज देता है, जिसे देख करके वो फायर हो जाते हैं और कहती कि ये सब झूठ है। तभी वहाँ पर शुयान आती है, जिसे देख करके उन्हें दूसरा बड़ा सदमा लगता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो कोई पागल नहीं बल्कि डॉक्टर है। तभी शुयान उन दवाइयों का खुलासा करती है जो कि उन्होंने जीशेंग के साथ में दादाजी को दिया था। जीशेंग कहता है कि अंकल आप एक राक्षस है जो कि मेरे माता पिता को भी मार डाली। ये सुन करके वो काफी घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये सब इस रॉन्ग ने मुझे करने के लिए उकसाया था। यहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते अपना गुनाह कबूल कर बैठते हैं। तभी शुयान वहाँ पर अपने फादर को भी बुलाती है, जहाँ उसके फादर अंकल से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी जो कि तुमने हमारा एक्सीडेंट करवाया। मैंने पुलिस के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, साथ ही तुम्हारे खिलाफ भी सारे सबूत दे दिए हैं। आखिर हम ही अकेले जेल क्यों जाए, अब तुम दोनों भी हमारे साथ जेल में ही सड़ोगे। और इस तरीके से उन सभी गुनहगारों को उनके किए गए गुनाहों की सजा मिल जाती है। ये सब होने के बाद में हम जीशेंग और शुयान को देखते हैं, जहाँ जीशेंग कहता है कि लिटिल स्वीट, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही अब हम एक दूसरे से कभी अलग होंगे। इतना कह करके वो उसके फॉरहेड पर बहुत प्यार से किस करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गया हूँ। इधर असिस्टेंट और लियो भी ये नजारा देख रहे होते हैं, जहाँ असिस्टेंट भी उसके ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे घूसा मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि जरा उन प्यारे जोड़े को तो देखो, वो हमारे बॉस है, तो क्या हमें भी एक दूसरे को चांस नहीं देना चाहिए। ये सुन करके लियो उसे पीटते हुए बाहर लेकर के जाती है। ये देख करके तो जीशेंग और शुयान स्माइल करते हैं और इसी प्यारे से मूवमेंट के साथ में इस ड्रामे के पर हैप्पी एंडिंग होती है।